सर आप आयुर्वेद की बात कर रहे हैं, सरकार गाइडलाइंस जारी कर रही है कि कोरोना फिर से आ रहा है, तो इस पे आयुर्वेद किस तरह से काम करेगा? नमस्कार, मैं विनय कुमार और आप देख रहे हैं दिल्ली अप टू डेट। आयु प्लस वेद, इसका अर्थ है आयुर्वेद। जी हाँ, ये अर्थ मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आज हम आपको आयुर्वेद की जानकारी देंगे। आयुर्वेद के जो जनक थे, जो पिता कहे जाते थे, आयुर्वेद का जो जिन्होंने जन्म दिया है उनका नाम है भगवान धन्वंतरी ने इनका जन्म दिया है। और आयुर्वेद भारत, नेपाल और श्रीलंका में सबसे प्रमुख इलाज माना जाता है और ये सदियों से इस परंपरा को आगे बढ़ाया जा रहा है। हालांकि भारत के जो वेद हैं उनमें भी आयुर्वेद का उल्लेख किया गया है। इसी के साथ हमारे साथ वेद आचार्य चंद्रकेतु जी मौजूद हैं, इनके साथ हम जुड़ते हैं और तमाम जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर, सबसे पहले कुछ हमारे दर्शकों को आयुर्वेद के बारे में कुछ जानकारी दीजिए। जैसा कि आपने कहा कि आयुर का वेद, जिसमें आयु संबंधी, स्वास्थ्य संबंधी, सुरक्षा संबंधी, जीवाणुओं से लड़ने संबंधी, औषधि संबंधी ज्ञान हो और उससे परिपूर्ण जो विधा हो, उसको आयुर्वेद कहते हैं। आज आयुर्वेद विज्ञान को भी टक्कर दे रहा है। आयुर्वेद को धीरे धीरे लोग भूलते जा रहे हैं, आखिर क्यों? देखिए, प्रतंत्रता और बौद्धिक क्षमताओं का हनन प्रतंत्रता काल में हुआ, लेकिन बीज रूप में आयुर्वेद विद्यमान रहा। जैसा कि आज के यूरोपियन चिकित्सक भी फादर ऑफ मेडिसिन किसको लिखते हैं? वो चरक को बताते हैं। फादर ऑफ सर्जरी किसको बताते हैं? सुश्रुत को बताते हैं। हमारे यहाँ निघंटू, वाग्भट, भाव प्रकाश, शारंगधर, चरक, सुश्रुत, वेदों की, औषधियावलियों की, उपनिषदों में निरंतर आयुर्वेद को और आयुर् की वेदों की ऋचाओं का उल्लेख आपको मिलेगा। तो आयुर्वेद को आप सीमित कर ही नहीं सकते। किसी भी प्रकार से हम किसी भी पैथी का विरोध क्यों करें? जो सत्य है उसको स्वीकार करना चाहिए। और आयुर्वेद एक ऐसी विधा है जो सूर्य की भांति परिलक्षित हो रही है, जिसकी तेजस्विता पूरे समुद्र से के सागर से लेकर हिमालय सागर तक फैल रही है। उसको कभी दबाया नहीं जा सकता। वो बीज रूप में था, उसको हमारा जो पराभव काल था, अंग्रेज़ों का रहा, मुग़लों का काल रहा, उसके कारण चोट जरूर पहुंची है। लेकिन आज की जो सरकार है उसने आयुर्वेद के नाम पर बहुत, देखिए, योग को सीमाओं से पार भेजा। अब आयुर्वेद का समय आया है। G32 समिट में मोदी जी ने स्पेशली इस बात का जिक्र किया कि हमारे आयुर्वेद की चिकित्सा को, जो विश्व की सबसे प्राचीन चिकित्सा है, उसको अपनाया जाना चाहिए और वो सीमा पार जानी चाहिए। तो इस और प्रयास आरंभ हो गया है, ये कभी नष्ट नहीं हो सकती। आप ये बताइए कि कौन सी चीज़ खानी चाहिए, कब खानी चाहिए, क्यों खानी चाहिए, इसका ज्ञान सबसे पहले कहाँ मिला? वो आयुर्वेद से मिला। क्यों नहीं खानी चाहिए, इसके बारे में अब एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति तो कहती है आप कुछ भी खा लो। इसका मतलब किसी भी वस्तु में कोई गुण ही नहीं है। आप एक जहर की पुड़िया खा लें, वो एक दही जहर की पुड़िया का काम करेगी। जब आपका पेशेंट अस्थमा का रोगी होगा, उसके अंदर कफ जमा हुआ होगा, तो आप उसको दही नहीं दे सकते। लेकिन वही मट्ठा के रूप में जब काम करेगी, तक्र के रूप में काम करेगी। तक्र जो है कार्मिनेटिव है, तक्र यानी कि लस्सी नहीं, बटर मिल्क। उसके अंदर हमारे यहाँ विभिन्न औषधियों की छौंक लगाए जाते हैं, तब वो बटर मिल्क बन जाता है, या उसको मट्ठा कहते हैं, लस्सी कहते हैं, छाय कहते हैं। वो कार्मिनेटिव भी है, एपिटाइज़र भी है, लेग्जेटिव भी है, डाइजेस्टिव भी है, LDL को कम करता है, HDL को बढ़ाता है। तो जब ये चीज़ों का गुण आपको किस में मिलेगा? वो सिर्फ आयुर्वेद में मिलेगा। और आयुर्वेद एक जीवन की चिकित्सा पद्धति है। सर, आप आयुर्वेद की बात कर रहे हैं, अभी फिर से एक तरफ सरकार गाइडलाइंस जारी कर रही है कि कोरोना फिर से आ रहा है, तो इस पे आयुर्वेद किस तरह से काम करेगा? काम करेगा, ये प्रश्न ही नहीं है, काम कर चुका है। सारा भारत ही नहीं, विश्व भारतीय। देखिए, प्लासी का युद्ध क्यों हुआ था? मसालों के लिए। यानी कि हम मसालों के बारे में, औषधीय गुणों को सबसे पहले भारत जानता था। और भारत जानता था तो इसलिए जो है वास्को डिगामा यहाँ पर आया और मसाले के लिए विद्वान लेके गया और मसालों के गुण जानने के लिए एक युद्ध भी लड़ना पड़ा। तो हमारे यहाँ हर
चीज़ की अपनी औषधीय गुण हैं और उनको मसालों से ही हमने कोरोना पर विजय पाई। कोरोना पर हमने जो है सिर्फ मसालों से चिकित्सा की और सबसे ज़्यादा इम्यूनाइजेशन जो है, सबसे ज़्यादा इम्यूनिटी बूस्टर हमारे मसालों से बने और हम सफल भी रहे। और आगे आने वाला समय मुझे नहीं लगता, हमने हर्ड इम्यूनिटी गेन कर ली है और उस हर्ड इम्यूनिटी के अगेंस्ट हमें नहीं लगता कि हम इतने ज़्यादा उससे आक्रांत होंगे। अगर होंगे भी तो हमारे पास उसके लिए पूरी विधा आयुर्वेद विद्यमान है और आयुर्वेद को सबने अपनाया, सिर्फ भारतवर्ष ने नहीं, विश्व ने अपनाया और विश्व फिर आयुर्वेद की ओर चलेगा। सर अभी आपने हवन किया, उस चीज़ से क्या लाभ है, वो आयुर्वेद में उसे क्या कहा जाता है, ये बताइए। देखिए, जब मनुष्य की चिकित्सक की अपनी सीमाएं समाप्त हो जाती हैं तो मनुष्य जो है तुरंत ईश्वर की शरण में जाता है। तो इसको देवाप्रशर चिकित्सा यानी कि देवताओं पर आश्रित जो चिकित्सा है उसको अपनाया जाता है। और कहते भी हैं ना, एलोपैथी वाले, मॉडर्न वाले, साइंस वाले भी कहते हैं कि आई ट्रीट एंड ही क्योर। कुछ उसमें से और अधिक जो है ईश्वर में भावातिरेक रखते हैं, वो कहते हैं ही ट्रीट एंड ही क्योर। तो इसी प्रकार हमारे यहाँ वैदिक सूक्त हैं, सूक्त मालाएँ हैं, औषधीय सूक्त है, नारदीय सूक्त है। और जब मनुष्य उनका उपयोग करता है, औषधियों को अभिमंत्रित कर कर इस्तेमाल करता है तो उसका प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। आपने देखा ही होगा, मनुष्य जब टूट जाता है तो कहता है यार अब तो ईश्वर की शरण में है, अब जो है दवाई नहीं दुआ काम करेगी। तो दुआ जिसको वो आखिर में सोचते हैं, हम पहले ही उसको सोच लेते हैं। सर एक अंतिम सवाल मेरा रहेगा, जिस तरह से पहले तक्षशिला हो या नालंदा विश्वविद्यालय हो या गुरुकुल हो, इन सारे जगहों पे जब बच्चों को पढ़ाया जाता था तो उसमें आयुर्वेद की भी ज्ञान दी जाती थी, लेकिन आज के समय में आयुर्वेद की ज्ञान काफ़ी कम जगहों पे दी जाती है। देखिए, आप तिबिया कॉलेज में जाएं, वहाँ पर आपको म्यूज़ियम, इंग्लैंड के म्यूज़ियम में जाएं तो वहाँ पर आपको हमारे जो ऑपरेटिव सर्जरी के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उन सब की आपको वहाँ पर श्रृंखला मिलेगी। तिबिया कॉलेज में भी आपको इसका एक म्यूज़ियम बना हुआ है, उसमें भी आप जाके देखें। तो निश्चित तौर पर मैं नहीं समझता कि ये कहीं कुछ भावातिरेक में मैं बोल जाऊं या यूं कह लें कि हम नहीं, सिर्फ आयुर्वेद ही है। आज के समय में जो मॉडर्न डायग्नोसिस आ गई हैं उनका हमें सम्मान करना चाहिए। और जो एलोपैथी है उसको भी आयुर्वेद अपना रहा है, आयुर्वेद को एलोपैथी अपना रही है। तो मुझे आगे जो भविष्य दिखाई देता है वो एक समग्र चिकित्सा प्रणाली का दिखाई देता है। लेकिन आयुर्वेद की जो अपनी विधा है वो तो घर से, किचन से शुरू होती है। आपकी माँ जानती है, आपकी दादी जानती है, आपकी स्त्री जानती है, आपकी बेटी जानती है कि जीरे में क्या गुण है, जीरे का छौंक क्यों लगता है, हींग का छौंक क्यों लगता है, क्यों विभिन्न मसालों का छौंक लगता है, गर्मियों के अंदर आम का पन्ना क्यों बनाया जाता है, सर्दियों में गुड़ क्यों खिलाया जाता है, सर्दियों में मूंगफली और बादाम क्यों खिलाए जाते हैं, दूध के अंदर शहद क्यों डाला जाता है, आंवला क्यों खिलाया जाता है। तो ये सब चीज़ें हमारी किचन से चलती हैं। और हमारे यहाँ तो हर स्त्री एक आयुर्वेदिक चिकित्सक नहीं, हर स्त्री जो है एक वृद्ध चिकित्सक है। क्या सर आयुर्वेद के कुछ लोग जो हैं इसे इस्तेमाल नहीं करते हैं, कहीं उन्हें ये डर तो नहीं सताता कि इसके साइड इफ़ेक्ट कुछ हो जाए? आयुर्वेद अपने आप में समग्र चिकित्सा प्रणाली है, साइड इफ़ेक्ट का तो कोई अर्थ ही नहीं है। वो तो साइड इफ़ेक्ट, अगर आप ऊपर छत से छलांग लगाएंगे तो उसका साइड इफ़ेक्ट होगा। अगर औषध की मात्रा ये बताई गई है कि आपको 1 रत्ती लेनी है तो आप 1 रत्ती लेंगे तो साइड इफ़ेक्ट होने का मतलब ही नहीं है। और विशुद्ध चिकित्सक के सानिध्य में लेंगे तो अर्थ ही नहीं उठता कि कोई साइड इफ़ेक्ट हो। अब साइड इफ़ेक्ट तो किसी भी औषध का, किसी भी पत्र का, किसी भी अधिक दूध पी लेंगे तो उसका भी साइड इफ़ेक्ट होगा, अधिक दही खा लेंगे, ऋतु अनुसार नहीं खाएंगे उसका भी साइड इफ़ेक्ट होगा। तो साइड इफ़ेक्ट तो सभी के हैं, आयुर्वेद के भी हैं, लेकिन वह इतने साइड इफ़ेक्ट नहीं है कि वो आपके लिए प्राण के घातक हो सके, बशर्ते कि आप उसको चिकित्सक की देखरेख में लें। लेकिन हमारे यहाँ जो पारंपरिक चिकित्सा है वो घरों से चल रही है और घरों से ही चलती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे साथ चंद्रकेतु जी थे जिन्होंने तमाम आयुर्वेद की जानकारी दी। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें दिल्ली अप टू डेट।